डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं तथा इसके दो प्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन दोनों प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चक्रवात का अर्थ समझते हैं। तो चक्रवात क्या होते हैं, उनके केंद्र में निम्न दाब होता है, अर्थात जो लौ होता है, लो उसका पर्यायवाची शब्द होता है, अर्थात इनके केंद्र में क्या है, निम्न दाब होता है। चारों तरफ से ये गोल गोल रेखाओं के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, जिन्हें हम समदाब रेखाएं कहते हैं। ये कैसी होती हैं, अंडाकार होती हैं और गोलाई में होती हैं। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गोल गोल जो है वो चारों तरफ क्या बनी हुई है, गोल गोल रेखाएं बनी हुई हैं, अंडे जैसी वृत्ताकार आकृति। ये सभी समदाब रेखा यानी समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं दिखाई गई हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है चक्रवात में कि बीच में तो निम्न दाब रहता है और उसके किनारों पर जो है वो उच्च दाब रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि मिट्टी में हवा के गर्मियों के समय में बवंडर से चलते हैं छोटे छोटे, उन्हीं का जो विस्तृत रूप होता है उसको हम चक्रवात की श्रेणी में रखते हैं। इसको विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेलर की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा केंद्र है जिसके मध्य में निम्न वायुदाब स्थित होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा केंद्र की ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है, यानी घड़ी की सुई के उल्टे रूप में चलेगी और धरातल के निकट केंद्र की ओर गोलाकार आकृति में, यानी जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही चलती है। टिवार्था ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन क्लाइमेट में चक्रवात की परिभाषा देते हुए लिखा है कि चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न वायुदाब होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समभार रेखाएं निकट निकट पाई जाती हैं। अर्थात ये जो समदाब रेखाएं हैं जो गोलाकार रूप में मिलती हैं, ये कैसे मिलती हैं, पास पास मिलती हैं। फिलिप लेक ने अपनी पुस्तक भौतिक भूगोल में चक्रवात की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि चक्रवात उन न्यून भार के क्षेत्रों का नाम है जो कि चारों ओर से समबार रेखाओं से घिरे रहते हैं तथा जिनकी आकृति कैसी रहती है, अंडाकार रहती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चक्रवात जो होते हैं वो सम वायुदाब रेखाओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसमें जितनी भी वायुदाब की रेखाएं होती हैं यानी समदाब रेखाएं, जो समभार रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। इनके बीच में क्या होता है, न्यून वायु भार होता है और धीरे धीरे यह जो भार होता है वो बाहर की ओर बढ़ता जाता है। तो हवाएं जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं हमेशा, तो इसीलिए हवाएं जो होती हैं वो परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ गोल गोल घूमते हुए जो समदाब रेखाओं का एक गोलाकार रूप में बवंडर नुमा आकृति बनती है, उसी को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रकारों की हम बात करते हैं तो स्थिति के आधार पर चक्रवात को दो भागों में यानी दो वर्गों में बांटा गया है। पहले है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि शीतोष्णकटिबंध में ये चक्रवात चलते हैं, यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में इनका विकास होता है। ये मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। ध्रुवीय ठंडी पवन और गर्म पछुआ पवनों के अभिसरण क्षेत्र में वाताग्र के सहारे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा आती है और जो गर्म पछुआ हवाएं जाती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाताग्र के द्वारा चक्रवात बनते हैं। और वाताग्र कैसे बनते हैं, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से। तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इसमें ऊपर यानी 65 डिग्री से ऊपर तो ध्रुवीय हवाएं आती हैं और 35 डिग्री से नीचे जो है वो पछुआ हवाएं आती हैं। तो इनके गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने के कारण जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इनका आकार होता है गोलाकार, अंडाकार या अंग्रेजी का जो वी फॉर वैन वाला अक्षर होता है उसके जैसा। आदर्श शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का दीर्घ व्यास जो होता है वो 1920 किलोमीटर तक होता है। ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनकी सामान्य गति होती है 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात में अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान इसमें अलग अलग देखने को मिलता है। दक्षिण से जो हवाएं आती हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र हवाएं होती हैं जो चक्रवात के दक्षिणी भाग को गर्म करती है, और जो उत्तर भाग से हवाएं आती हैं वो ध्रुवीय हवाएं होती हैं, तो वो उत्तरी भाग के तापमान को कम रखती हैं। तो इसीलिए जो उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम और उत्तरी भाग का जो तापमान है वो कम रहता है, जबकि दक्षिण में तापमान कैसे रहता है, ऊंचा, क्योंकि दक्षिण में पछुआ पवन जाती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, और उत्तर में ध्रुवीय पवन आती हैं जो कि टेम्परेचर को डाउन रखती हैं।
अब बात करते हैं इसके क्षेत्र और मार्ग की, यानी किन किन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो चक्रवात हैं इनके क्षेत्र निम्न और उच्च अक्षांशों के बीच में मध्य अक्षांश होते हैं, यानी 35 से 65 डिग्री अक्षांश के होते हैं। इनका मार्ग पश्चिम से पूर्व होता है, यानी पश्चिम से स्टार्ट होंगे पूर्व दिशा में जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनके प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। पहला है एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हुए ये चक्रवात आगे बढ़कर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में एलुशियन द्वीप तथा इससे नीचे आकर के विलीन हो जाते हैं। दूसरा एरिया क्या है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर आइसलैंड तथा यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आकर विलीन हो जाते हैं। और तीसरा क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य सागर। यहाँ से जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो 2 दिशाओं में बढ़ता है, एक तो उत्तर पूर्व की ओर और दूसरा दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस तरीके से ये जो चक्रवात हैं वो विश्व के 3 क्षेत्रों में चलते हैं। पहला स्टार्ट होता है एशिया महाद्वीप से और आगे जाके उत्तरी अमेरिका में ख़त्म होता है। दूसरा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से स्टार्ट होता है और उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर आइसलैंड और यूरोप महाद्वीप की तरफ जाता है। तीसरा भूमध्य सागर में होता है। आगे हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार के बारे में। तो मेनली इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है गतिज चक्रवात, ये मुख्य रूप से शीतोष्ण चक्रवात ही है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी का अधिक से अधिक भाग प्रभावित होता है। इन चक्रवातों में द्रव्य और शीतल और उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र वायु राशि आपस में मिलती हैं, जिससे कि इनका निर्माण होता है। दूसरे आते हैं तापीय चक्रवात। इसके लिए हम्फ्री और ब्रंट महोदय ने अलग अलग नामावली का प्रयोग किया है। ब्रंट महोदय ने बताया कि ग्रीष्म काल में शीतोष्ण कटिबंधीय तेज सूर्य की गर्मी से महाद्वीपों पर हवाएं हल्की होकर ऊपर को उठ जाती हैं तथा वे स्थान न्यूनतम दाब के केंद्र बन जाते हैं। इन न्यूनता के केंद्रों की ओर बाहर से हवाएं बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हैं, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यही क्रिया दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो मेनली जो तापीय चक्रवात है वो ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि जो गतिज चक्रवात हैं वो वायु की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। उप चक्रवात ये अल्पकालिक होते हैं और क्षीण होते हैं, यानी कभी कभी उत्पन्न होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। हमेशा क्या होता है, जैसे चक्रवात होता है वो मुख्य चक्रवात के विलीन होने पर उसके पीछे शीत वाताग्र की ठंडी हवा के गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण इस प्रकार के चक्रवात बनते हैं। यानी जब गर्म सागर के ऊपर ठंडी हवाएं चलती हैं तो उप चक्रवात का निर्माण होता है। अब बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात में मौसम और वर्षा के बारे में। यानी जब शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो जिस क्षेत्र से होकर ये चलते हैं वहाँ मौसम कैसा रहता है। तो सबसे पहले जब चक्रवात का आगमन होता है तो मौसम में क्या बदलाव आता है। पश्चिम दिशा से ये चलते हैं, तो पश्चिम दिशा से ये जब चक्रवात आते हैं और जब ये बिल्कुल पास होते हैं तो पक्षाभ तथा पक्षाभ स्तरीय बादल दिखाई देते हैं। 2 तरह के बादलों का निर्माण होता है। चंद्रमा के चारों ओर जो है वो प्रवाह मंडल का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पहले ऊपर के चित्र में पक्षाभ मेघ दिखाए गए हैं और नीचे के चित्र में जो है वो पक्षाभ स्तरीय मेघों को दिखाया गया है। तो वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है और चक्रवात का जब आगमन होता है तो सबसे पहले इस तरह के पक्षाभ स्तरीय बादल बनते हैं। फिर एक आता है उष्ण वाताग्र वर्षा। उष्ण वाताग्र यानी गर्म वाताग्र जब प्रबल होता है तो उसके आने पर वर्षा होती है। इसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और वर्षा मंद गति से लेकिन अधिक समय तक होती है। धीरे धीरे वर्षा होती है लेकिन लंबे समय तक। कब? जब गर्म हवा प्रबल होती है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर उष्ण वाताग्र बन गया। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश आता है। मौसम में अचानक तथा तीव्र गति से परिवर्तन हो जाता है। हवा की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व, आकाश का तापमान शीघ्रता से बढ़ने लगता है, वायुदाब कम होने लगता है, मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। शीत वाताग्र उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके साथ तापमान गिरने लगता है तथा सर्दी बढ़ने लगती है। ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलने लगती है तथा हवा की दिशा में भी अंतर आ जाता है। आकाश में फिर से बादल घिराते हैं तथा वर्षा फिर से प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा। सबसे लास्ट में एक क्या है, काले कपासी वर्षा वाले मेघ आ जाते हैं, जिनसे कि बहुत ज़्यादा वर्षा होने स्टार्ट हो जाती है। फिर बनते हैं शीत वृत्तांश। शीत वृत्तांश के गुजर जाने के बाद में शीत वृत्तांश का आगमन हो जाता है। शीत के गुजर जाने के बाद में शीत वाताग्र गुजर गया, उसके बाद शीत वृत्तांश बनेगा।
इसके बाद में आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ, तापमान गिरने के साथ वायुदाब में वृद्धि होने लगती है और मौसम चक्रवात की पूर्व की दिशा में पहुंच जाता है। यानी चक्रवात की स्टार्टिंग होती है, उसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं, बारिश होती है और लास्ट में जाकर के जो पहली दशा होती है उसी में ही चक्रवात जो है वो वापस पहुंच जाता है। अब बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में, अर्थात शीतोष्ण चक्रवात बनते कैसे हैं। 1863 में एक फिट्जरॉय महोदय थे जिन्होंने मध्य अक्षांशी चक्रवातों की उत्पत्ति दो विभिन्न गुणों वाली पवन धाराओं के मिलने के कारण बताई। उन्होंने बताया कि उपोष्ण कटिबंध से जो आर्द्र पवन धाराएं आती हैं और शीतल और शुष्क पवन धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं, उनके आपस में मिलने से जो है वो इन चक्रवातों का निर्माण होता है। 1887 में एबरक्रॉम्बी ने वेदर नामक ग्रंथ में शीतोष्ण चक्रवात का एक ऐसा आरेख बनाया जिसके विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मौसमी दशाओं का प्रदर्शन किया गया। जैसे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है वो एबरक्रॉम्बी ने बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ क्या दिखाए गए हैं, पंखाब और कपासी मेघ। यहाँ स्वच्छ आकाश है, यहाँ शीतल वायु है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघाच्छादन की क्रियाएं दिखाई गई हैं, फुहार, भारी वृष्टि, यानी सारा जो उस समय मौसम रहता है जब शीतोष्ण चक्रवात आता है तो उस स्थिति को अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित 3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं, संवहन सिद्धांत, भंवर सिद्धांत और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत क्या कहता है, जो शीतोष्ण चक्रवात कटिबंधीय चक्रवात हैं उनका जो उत्पत्ति होती है वो ध्रुवीय वाताग्रों से संबंधित है, यानी जहाँ दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराती हैं। वर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 6 तरह की दशा बताई। सबसे पहली दशा थी इसमें स्थायी वाताग्र की अवस्था, दूसरी चक्रीय प्रवाह के प्रारंभ की अवस्था, गर्मखंड के निर्माण की अवस्था, शीत वाताग्र के अग्रसरित होने की अवस्था, संरोध की अवस्था और समापन की अवस्था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रथम अवस्था में गर्म तथा ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, यानी जो गर्म हवाएं होती हैं और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बगल बगल में चलती हैं। जैसा आप इस चित्र में देखिए, ऊपर से एक हवा आ रही है और नीचे से एक हवा जा रही है, तो ये कैसे चल रही है, समानांतर। इसके बाद क्या होता है, तो ये वाताग्र किस स्थिति में, स्थायी स्थिति में है। दूसरी अवस्था में दोनों हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण लहरनुमा वाताग्र बन जाते हैं। अब क्या होता है, एक हवा ऐसे चल रही है, एक हवा ऐसे चल रही है, धीरे धीरे एक दूसरे के क्षेत्र में ये डेवलप होने की कोशिश करती है, तो इनमें क्या बन जाती है, लहरें बन जाती हैं। तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्रारंभ कर लेती हैं, यानी तीसरी अवस्था में इस तरह से लगभग गोल गोल स्थिति होना स्टार्ट हो जाती है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण क्षेत्र कम होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है, यानी चक्रवात खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट जो अंतिम अवस्था है उसमें चक्रवात समाप्ति हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे समानांतर चल रही हैं, अब एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही हैं। इसमें ये गोल गोल वाताग्र बनने लगा जिससे चक्रवात बना। इसमें चक्रवात और अच्छी तरीके से बना जिसमें शीत वायु प्रबल हो गई और उष्ण वायु थोड़ी कम हो गई। यहाँ पर चक्रवात फिर कम होने लग गया या उसका अवसान स्टार्ट हो गया और लास्ट में जाके चक्रवात जो है वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके से जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। उसकी उत्पत्ति में जो तीनों सिद्धांत हैं उनमें ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला चक्रवात था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब सेकंड जो चक्रवात है वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।